देखो वेक्टर्स में एक नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मान लो कि एक ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर आपने दो फोर्सेस लगा दिए। एक फोर्स आपने लगा दिया इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया 10 न्यूटन का। नेट फोर्स कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कि इन दोनों फोर्सेस के बीच जो एंगल की वैल्यू है वो क्या है? 180 डिग्री। बस यही मिस हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। नेट फोर्स कितना हो गया? 0। अब एंगल जो है हल्का सा कम कर दो, क्योंकि ये ब्लॉक अभी तो हिलेगा नहीं। मान लो इस ब्लॉक को ही हमें डिस्प्लेसमेंट करनी है, इस ब्लॉक को हिलाना है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इसका एंगल इन दोनों के बीच जो फोर्स एंगल है वो कितना दे रखा है आपको? दोनों फोर्सेस के बीच 180 डिग्री। एंगल की वैल्यू थोड़ा और कम कर दो। 10 kg का यही सेम ब्लॉक है, मान लो हमने एंगल जो है 10 न्यूटन और ये कितना है 10 न्यूटन, हमने दोनों के बीच एंगल कर दिया 120 डिग्री। दोनों फोर्सेस के बीच थीटा की वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री। नेट फोर्स कितना आएगा? 10 न्यूटन ही आएगा। जब हमने पढ़ा कि दो फोर्सेस, अगर एक ही बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं और एंगल 120 होगा तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 10 सेम ही आ जाता है। अब भी ये फोर्स जो ब्लॉक जो है उतना डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी जितनी हम चाह रहे, तो इसका एंगल और कम कर दो। इस केस में ये फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन का, ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन का। दोनों के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है। थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। तो नेट फोर्स कितना आएगा? 10√2। ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो फोर्सेस, दो वेक्टर्स की वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं और एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? किसी एक को √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10√2। एंगल और कम कर दो, 10, ये सेम ब्लॉक है। अब थीटा और कम कर दिए 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन। एंगल है इन दोनों के बीच 60 डिग्री। अब नेट फोर्स कितना आएगा? 10√3। एंगल और कम कर दो, टेन केजी का ही ब्लॉक है। एंगल आपने अब दोनों के बीच जो है वो कर दिया 0 डिग्री। अब नेट फोर्स कितना आएगा? थीटा क्या है दोनों के बीच? 0 डिग्री। तो नेट फोर्स कितना आएगा? 20 न्यूटन। यानी कि जैसे जैसे आपने, अब ये ब्लॉक सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आएगी, सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा लास्ट वाले केस में जब थीटा दोनों फोर्सेस के बीच 0 डिग्री है, तो इसके ऊपर जितना सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी। तो जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू जो है वो कम करते जा रहे थे, तो जो रिजल्टेंट है वो इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा? तो अगर 180 से 0 डिग्री अगर थीटा आप डिक्रीज करोगे तो रिजल्टेंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। और 0 to 180 अगर आप थीटा इंक्रीज कर रहे हो तो रिजल्टेंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। और रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। और रिजल्टेंट मिनिमम आएगा जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री। ठीक है, यानी डायरेक्ट पूछ सकता है कि इसमें आपको थीटा दे दिया, रिजल्टेंट दे दिया, ये पूछ लेगा ऑर्डर बताओ कि कौन सा जो है रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा। तो जैसे जैसे 180 एंगल कम करते जाओगे तो रिजल्टेंट क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। या फिर एंगल अगर आप बढ़ाते जाओगे तो रिजल्टेंट क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम रिजल्टेंट आएगा जब एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। और मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा जब एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल ही हों, अनइक्वल होंगे तो भी रिजल्टेंट मिनिमम ही आएगा जब थीटा की वैल्यू 180 होगी, और मैक्सिमम आएगा जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। चाहे इस केस में ब्लॉक पे दो फोर्सेस लग रहे होते, ये इधर 20 न्यूटन और इस केस में इधर लग रहा होता 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाती? 10 न्यूटन आ जाती। बट इस केस में थीटा आप और कम कर दोगे तो इस केस में रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? इसमें इसके इससे कंपेरिजन में इसमें क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। ठीक है, चाहे अनइक्वल हो चाहे इक्वल हो, मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस के चाहे इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, उस केस में अगर थीटा 180 to 0 डिग्री डिक्रीज करते जाओगे तो रिजल्टेंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये मत सोच लेना कि इक्वल होंगे तो ही ऐसा होगा। मैग्नीट्यूड चाहे इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, रिजल्टेंट क्या होगा? इंक्रीज ही होगा जब आप थीटा डिक्रीज करोगे 180 to 0 डिग्री। समझ में आ गया? मैक्सिमम होगा जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। मिनिमम होगा जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री। ठीक है, इसको नोट कर लो। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इंक्रीजेस
व्हेन थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 180 डिग्री टू 0 डिग्री और रिजल्टेंट मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 0 डिग्री और रिजल्टेंट मिनिमम when theta is 180 डिग्री between vectors। ठीक है, थीटा मैक्सिमम आएगा जब रिजल्ट थीटा क्या होगा 0 डिग्री, मिनिमम आएगा जब थीटा क्या होगा 180 डिग्री। और अगर थीटा आप इंक्रीज करोगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, अगर थीटा इंक्रीज करोगे तो रिजल्टेंट डिक्रीज होगा, और जब थीटा आप क्या करोगे डिक्रीज तो रिजल्टेंट इंक्रीज होगा। पूछना है कुछ, किसी को कुछ पूछना है इसमें? यानी कि आप थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज करोगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, डिक्रीज, और थीटा की वैल्यू अगर आप डिक्रीज करोगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। यहाँ तक कुछ पूछना है? श्योर? एक क्वेश्चन करके दिखा दो। एक ब्लॉक है 10 kg का, इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं F1 और F2। ठीक है, जब इन दोनों फोर्सेस के बीच का थीटा जो है 30 डिग्री है तो रिजल्टेंट आ रहा है F1 का, या फिर R1 लिख लो। जब दोनों फोर्सेस के बीच थीटा जो है 30 डिग्री है तो रिजल्टेंट है R1, और दोनों फोर्सेस के बीच थीटा जब 31 डिग्री है तो रिजल्टेंट है R2। रिजल्टेंट क्या है, R2। जब थीटा की वैल्यू 32 डिग्री है तो रिजल्टेंट है R3, और जब थीटा की वैल्यू 33 डिग्री है तो रिजल्टेंट है R4। इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट करना है, R1 R2 और R3 का। सेट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ R1 R2 एंड R3 एंड R4। क्या आएगा रुपेश, क्या आंसर आएगा? कि थीटा दो फोर्स, एक बॉडी है जिसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं F1 और F2। उन दोनों फोर्सेस के बीच जब थीटा 30 डिग्री है तो रिजल्टेंट आ रहा है R1। जब थीटा 31 डिग्री है तो रिजल्टेंट आ रहा है R2। जब थीटा 32 डिग्री है तो रिजल्टेंट है R3, और जब थीटा की वैल्यू 33 डिग्री है तो रिजल्टेंट है R4। ये बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर रिजल्टेंट किस में मैक्सिमम आएगा, R4 मैक्सिमम आएगा, R3 या फिर R2 या R1? R1 मैक्सिमम आएगा और R4 मिनिमम। बस ठीक, R1 मैक्सिमम और R4 मिनिमम। जब थीटा की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा, सही है, R1 क्या आएगा, मिनिमम आएगा। हमने पढ़ा था जब आप थीटा की वैल्यू 0 to 180 इंक्रीज करते हो तो रिजल्टेंट क्या होता है, डिक्रीज। तो ये थीटा इसमें क्या सबसे ज्यादा है, तो ये क्या आएगा सबसे कम, ये फिर उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या आएगा, R1, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री। तो R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R4। क्या कह रहे हो, कुछ क्या बोल रहे हो? सॉरी, R4 R3 R4 सही कह रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। मैक्सिमम आएगा जब मिनिमम आएगा R4, तो सही था वो तो सही थे आंसर, लेकिन लिखना दूसरे तरीके से था। सॉरी, R4 क्या होगा, ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। इस साइड क्यों आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। R1 आएगा, फिर R2 आएगा, फिर R3 और फिर R4, ऐसे आएगा। सही है, R4 सबसे कम है और R3 उससे कम है, R2 उससे कम है, R1 उससे कम। सबसे ज्यादा R1 है क्योंकि थीटा की वैल्यू सबसे कम है। इंक्रीजिंग डिक्रीज हो जाएगा, पहले से ही लिखना होगा। साइन और साइड
जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो रिजल्टेंट क्या आता है, मिनिमम आता है। मैम आर फॉर आर पे आगे सबसे बड़ा कौन सा है पहले तो मेरे को बताना, R1 है ना, तो जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो सबसे बड़ा ही होता है। ऐसे घुमाएगा मैम। तो जो ऐसे लिख दो इसको, क्या फर्क पड़ता है। तो ये तो कह रहे हैं मैम हम भी। तो इसमें और इसमें फर्क क्या हुआ, वही तो कह रहे हैं ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर तो ये थोड़ी होगा उस केस में, इसकी तरफ मुंह खुला होगा तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। फिर इसमें डिपेंड करता है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होगा। ये दोनों ही है मैम। सबसे बड़ा, सबसे फिर छोटा, फिर छोटा, फिर इसमें भी सब जिसकी तरफ मुंह खुला है तो यही सबसे बड़ा हुआ। लेफ्ट से करते हैं, ठीक। R1 सबसे बड़ा है, R2 उससे छोटा, R3 उससे छोटा, R4 सबसे छोटा है। ठीक है, अब आगे समझ तो आई क्या था, ठीक है कोई ना। मतलब लेफ्ट से शुरू करते हैं, माइंड में था नहीं कि लेफ्ट से शुरू करते हैं या फिर राइट से, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ है नहीं कि जिसकी तरफ मुंह, जो ऑर्डर लिखा है, मान लो यहाँ पे अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखती तो उसको इसमें उसकी तरफ मुंह खुल जाता। मैंने तो यही पढ़ा था कि जिसमें अगर यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखता है तो यानी कि सबसे छोटा वही होगा जिसकी तरफ मुंह खुला होता है, इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ वही मैं सोच रही थी, लेफ्ट राइट तो कुछ मतलब हमारे टाइम में तो सारी कोई ना, मान लेते हैं कि लेफ्ट से शुरू करके राइट की तरफ जाते हैं। आप मैथ के स्टूडेंट हो ना, ठीक है, फिर मैं लेफ्ट से शुरू के राइट की तरफ जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो सबसे बड़ा होगा और फिर सबसे छोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो आप। एक क्वेश्चन है मेरा कि ये बताओ कि एक वेक्टर दे रखा है आपको 12 न्यूटन और एक बी वेक्टर दे रखा है आपको 15 न्यूटन। ठीक है, दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी। ये बताना है कि इसमें रिजल्टेंट जो है वो कौन सा पॉसिबल है या कौन सा नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन दे रखा है आपको 2 न्यूटन, बी ऑप्शन दे रखा है आपको 11 न्यूटन, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन दे दिया आपको 16 न्यूटन, डी ऑप्शन दे रखा आपको 'बता दो इनमें से कौन कौन से पॉसिबल नहीं हैं। दो वेक्टर हैं 12 और 15, इन जितने ऑप्शन लिखे हैं 6 के 6, इनमें से कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है। ए और ई क्यों? क्योंकि मैम अगर इनको प्लस करेंगे कि 10 डिग्री होगा तो 27 आएगा और 180 डिग्री होगा तो 3 आएगा और दोनों छोटे उससे 3 से। क्योंकि इसमें पहले निकालो इन दोनों का मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आ सकता है। दो वेक्टर दे रखे हैं, मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आएगा जब थीटा की वैल्यू दोनों के बीच 0 डिग्री होगी, यानी कि इन दोनों को ऐड कर दो 27, और मिनिमम कितना आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो 3। तो इस केस में मिनिमम ही 3 हो सकता है, तो 1 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का ही रिजल्टेंट आ सकता है, किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का। अगर आपको दो वेक्टर दे रखे हैं और ये पूछ लिया कि उस केस में क्या इनमें, इन जो ऑप्शन दे दिया, क्या इनमें से कौन सा जो रिजल्टेंट है वो पॉसिबल है या नहीं है, तो उस केस में आप मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लिया करो। जो अगर मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं हो सकता और मिनिमम से कम नहीं हो सकता, इनके बीच जितनी भी वैल्यू हैं सारे रिजल्टेंट पॉसिबल हैं। ठीक है, इनके बीच जितनी भी वैल्यू हैं सभी के सभी रिजल्टेंट क्या है, पॉसिबल हैं। 3.1 पॉसिबल है, 3.2, 3.3, 3.4, हर एक रिजल्टेंट पॉसिबल होगा जो इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। 3 और 27 के बीच जितनी भी वैल्यू है उतने ही रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स के क्या है, पॉसिबल है। 3 से कम वैल्यू नहीं हो सकती, 2.9 भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2.99 भी पॉसिबल नहीं है।
3 ही क्या होगा इसका मिनिमम रिजल्टेंट होगा और मैक्सिमम क्या होगा 27। तो इस केस में ये भी नहीं हो सकता 1 न्यूटन क्योंकि 3 से कम हो गया, और ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं एक ऑप्शन और दे देती, मान लो 30 न्यूटन, तो वो भी क्या था, पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैक्सिमम ही जब 27 है तो 30 कैसे हो सकता है। तो आप मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लिया करो, और ये देखो उन दोनों की भी जितनी भी वैल्यू है सारी पॉसिबल हैं। अगर मिनिमम से कम दे रखा है तो वो भी पॉसिबल नहीं है, और मिनिमम से ज़्यादा दे रखा है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इन दोनों के बीच कोई भी वैल्यू दे देगा वो सारी की सारी पॉसिबल है, चाहे वो डेसिमल में दे चाहे डायरेक्ट दे दे, क्योंकि थीटा बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। थीटा की वैल्यू इनके बीच जितनी भी मैक्सिमम 180 डिग्री है तो कितना आ रहा है 20, मैक्सिमम जब आ रहा है जब थीटा कितना है 0 डिग्री, और मिनिमम आ रहा है जब थीटा क्या 180 डिग्री, तो थीटा भी लाखों करोड़ों पॉसिबल है, तो उतने ही इनके बीच रिजल्टेंट आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? एक क्वेश्चन कर दो फिर। F1 दे रखा आपको, सेवन न्यूटन। F2 आपको दे रखा है, सॉरी 5 न्यूटन, 7 न्यूटन। इसमें बताना है F मैक्सिमम कितना फोर्स हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, और जब रिजल्टेंट की वैल्यू जो F नेट की वैल्यू अगर जो रिजल्टेंट है अगर वो 10 न्यूटन हुआ तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, बता दो। जब रिजल्टेंट इसमें 10 न्यूटन हुआ तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम फोर्स कितना होगा, ये बताना है आपको। इसमें देखो मैक्सिमम कितना पॉसिबल होगा जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री, तो दोनों का ऐड कर दो 12 न्यूटन मैक्सिमम पॉसिबल है। जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो मिनिमम रिजल्टेंट आएगा कितना 2 न्यूटन, तो मैक्सिमम 12 और मिनिमम 2, तो 10 पॉसिबल है रिजल्टेंट। तो इस केस में थीटा निकाल लो, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा के R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा पूरे का अंडर रूट। R की वैल्यू दे रखी है आपको 10, ए की वैल्यू पता है 5 का स्क्वायर, बी की वैल्यू पता है 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 5 इंटू में 7 इंटू में कोस थीटा आपको निकालना है पूरे का अंडर रूट। अब दोनों साइड क्या कर दो आप स्क्वेयरिंग कर दो, ये आ जाएगा 100, यहाँ पे स्क्वेयरिंग करोगे तो रूट से स्क्वेयर क्या हो जाएगा कैंसिल, 25 प्लस 49 70 इंटू में कोस थीटा 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा 74 प्लस 70 कोस थीटा, यहाँ से 100 माइनस 74 इक्वल टू 70 कोस थीटा। ट्वेंटी सिक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 70 कोस थीटा। ट्वेंटी सिक्स डिवाइड बाई में 70 इक्वल टू क्या आ जाएगा कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी कोस इनवर्स 26 डिवाइड बाई में 70, ये आ जाएगा आपके पास थीटा की वैल्यू। ठीक है, आगे समझिए।
इसमें आपको मैक्सिमम बताना था, दोनों के बीच 0 डिग्री एंगल होगा। मैक्सिमम जब पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप ऐड कर दो, मिनिमम पूछ रहा है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो। और रिजल्टेंट इसने कहा था 10 न्यूटन होगा जब थीटा क्या होगा, तो ये पूछा था रिजल्टेंट 10 न्यूटन है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो उस केस में रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा दो, R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा पूरे का अंडर। R की वैल्यू पता है आपको, A की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, तो इस केस में कोस थीटा निकल जाएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स 26 डिवाइड बाय में 70। आगे समझ। एक क्वेश्चन, F1 की वैल्यू दे रखी है आपको 3 न्यूटन, F2 की वैल्यू दे रखी है 4 न्यूटन, F मैक्स बता दो, F मिनिमम बता दो। जब रिजल्टेंट जो है वो 5 न्यूटन है तो थीटा बता दो क्या होगा। इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है, दोनों को ऐड कर दो 7 न्यूटन। थीटा कितना होगा जब मैक्सिमम होगा तो 0 डिग्री। मिनिमम कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। थीटा की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री। अब ये पूछा जब 5 न्यूटन है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा दो, R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा पूरे का अंडर रूट। R की वैल्यू दे रखी है आपको 5, A की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 3 इंटू 4 इंटू में कोस थीटा पूरे का अंडर रूट। दोनों साइड क्या कर दो स्क्वेयरिंग कर दो, 5 का स्क्वायर 25, इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 9 प्लस 16 प्लस 24 कोस थीटा 25 इक्वल टू 25 प्लस 24 कोस थीटा। 25 माइनस 25 इक्वल टू 24 कोस थीटा, तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 कोस थीटा। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 डिवाइड बाय में 24, 0 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। कोस थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा क्या होगा 90 डिग्री। कोस 90 क्या होता है 0। समझ में आ गया ये। एक क्वेश्चन ये कर गया है। तो इन चारों के आंसर दे दो। दो वेक्टर हैं 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, दोनों के बीच एंगल है 60 डिग्री। आपको बताना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड और ए प्लस बी। चारों के आंसर दे दो क्या आएंगे। क्या हो गया, तो एक के नहीं देना, चारों के आंसर देने हैं।
अब विचारों के आंसर दे दो, मैं मान जाऊंगी। अब तक जितना पढ़ा सारा आता है आपको, मतलब वेक्टर में जितना पढ़ा है वो सारा आता है। मतलब आपने ध्यान से समझा है वेक्टर को, ऑब्जर्व किया है, रट्टाफिकेशन नहीं की। बेस जितना पढ़ा है उस पे ही है। ये भी आप कर चुके, ये भी कर चुके, ये भी कर चुके, ये भी कर चुके। हाँ तो वो आंसर दे दो। हर एक क्लास में एक एक बात बता चुके हैं, आधी बात तो कल की क्लास में ही थी, उससे पहले के भी हैं, दे दो। हैं पहली क्लास की है, उसमें भी क्या दो माँ ही नहीं थे। ये मैं करवा दे रही हूँ, नेक्स्ट बता दें। देखो इसमें पहली बात का मतलब है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मतलब है आई कैप और जे कैप में आंसर देना आपको, जो कि हमने स्टार्टिंग या सेकंड क्लास में हमने करे थे कि मैंने दो वेक्टर दे दिया आपको, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस दूसरा वेक्टर दे दिया 3i कैप प्लस 4j कैप। तो a प्लस बी का मतलब यही होता है कि i कैप प्लस j कैप में आंसर देना है, ठीक है। a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मतलब यही है। तो इस केस में ये तो ऑलरेडी है एक्स एक्सिस में, इसके दो कंपोनेंट ले लो। क्या कंपोनेंट आएंगे इसके? एक इधर आ जाएगा 10 cos 60 डिग्री और एक ऊपर की तरफ 10 sin 60 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा 5 cos 60 क्या होता है 1/2, तो ये 5√3। तो अब हमारे पास इसके दो कंपोनेंट ले चुके हैं, तो इसको रीड्रॉ कर सकते हो। इधर है आपके पास 10 + 5 15 और ऊपर की तरफ कितना है 5√3। तो फर्स्ट का तो आंसर आ जाएगा आपके पास। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट का आंसर आएगा 15i कैप प्लस 5√3j कैप। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये समझ में आ गया? ये नहीं है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मतलब है आपको पोलर फॉर्म में आंसर देना है, आई कैप और जे कैप में आंसर देना है, क्या होगा, ठीक है। सेकंड है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड। तो यानी कि जो ये आया है इसका मैग्नीट्यूड निकालो, या फिर डायरेक्ट आपको पता है 10 और 10 है, दोनों के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा। इसका मतलब रिजल्टेंट ही है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है रिजल्टेंट है या फिर उसका एडिशन आप बता रहे हो। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा इसका 10√3, क्योंकि इसमें दोनों वेक्टर्स के बीच दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, एंगल कितना है इनके बीच 60 डिग्री। तो हमें पता है कि जब दो वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होते हैं और उनके बीच एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या देगा, किसी एक को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर जो ये वेक्टर ए प्लस बी निकाला है इसका मैग्नीट्यूड भी 10√3 ही आएगा। रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो 15 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 15 इंटू में 5√3, या फिर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट कर दो, बी ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, वो भी 10√3 ही आएगा इन दोनों का। यानी कि ऐसे करोगे रिजल्टेंट निकालने के लिए ये लिखना या फिर ये लिखना, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। आर वेक्टर लिखना या फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड दोनों का मतलब क्या है, एक है। तो इस केस में ये क्या देगा 15 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर क्या आएगा 10√3, ठीक है। और डायरेक्ट से इससे आप भी निकाल सकते हो कि दो वेक्टर 10 और 10 है, एंगल कितना है इनके बीच 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 10√3। ये दोनों पार्ट समझ में आए या नहीं, पहला और दूसरा? कुछ पूछना इसमें? थर्ड पार्ट में पूछा ए वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 10 ही है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 10 ही है। 10 क्या है यहाँ पे, ए और बी के दोनों के मैग्नीट्यूड ही हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 20। और ये भी क्या है ए प्लस बी है, तो ए क्या है ओनली मैग्नीट्यूड, बी भी क्या है, इसके ऊपर वेक्टर का साइन तो है ही नहीं, तो ए प्लस बी यानी कि 10 + 10 20, इसका आंसर भी क्या आएगा
20। ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो, दोनों का मतलब सेम है। ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं, दोबारा बताना है? श्योर? एक क्वेश्चन और कर दो फिर। न्यूटन और 10 न्यूटन, एंगल इनके बीच 90 डिग्री। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बता दो। सेकंड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड। थर्ड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फोर्थ, ए प्लस बी। बता दो इनके चारों के आंसर। पहले वाला समझ आ गया तो इसका आंसर आप बता सकते हो। हो गया? क्या आएंगे? पहला का आंसर क्या आएगा रुपेश? मैं जिससे पूछूँ ये आंसर देना है। रुपेश सेकंड का आंसर बता दो क्या आएगा? मिस्ट्री फर्स्ट का, थर्ड का, फोर्थ का। इसमें क्या आ जाएगा? ए प्लस बी पूछा है, ऑलरेडी आई कैप जे कैप में है तो क्या आ जाएगा? 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। और हमें पता है दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, एंगल क्या है दोनों के बीच 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या देगा? किसी एक को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10√2। ये पूछा ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो 10 + 10 कितना देगा? 20। और लास्ट का भी क्या देगा? 20। आगे समझ आपको? और कुछ पूछना है इसमें, इस क्वेश्चन में? एक क्वेश्चन कर दो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड। बता दो इन चारों के आंसर। ओके, क्या है आंसर? हाँ बता दो। लास्ट वाले तो ये बता देंगे, पहला बताओ। सही हो तो भी कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए ना कि मैंने करा तो सही हो, चाहे गलत हो। ये तो है कि करा एटलीस्ट इसको। हो 10 आई कैप 10 जे कैप फर्स्ट का। आई कैप में जे कैप में दिख भी रहा है आपको? देखो इसको करने के लिए इसको ऐसे रोक लो। ये होगा वाई एक्सिस, ये एंगल 90 डिग्री, ये कितना होगा? 30 डिग्री। अब इसके कंपोनेंट लो, इसके 10 के कंपोनेंट आ जाएंगे। ये आ जाएगा आपके पास 10 cos 30 डिग्री, और एक कंपोनेंट आएगी इधर आएगा 10 sin 30 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? 5√3, और ये आ जाएगा 5। तो नेट कितना बच जाएगा? ये इधर 5, तो यानी कि नेट जो बन गया आपके पास ये 5, और ऊपर कितना? 5√3। ये इतना समझ आ गया? तो इसमें फर्स्ट का आंसर तो क्या हो जाएगा? 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप, ये आएगा फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर कितना जाएगा? 10। थर्ड का आंसर 20। फोर्थ का आंसर 20। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? इसमें अब एक्स एक्सिस के, ये तो ऑलरेडी था एक्स एक्सिस पे, इसके दो कंपोनेंट लेने थे। तो ये देख लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल है। तो एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस का कितना एंगल है? इसका 120 नहीं लेते, छोटे वाला एंगल लेते हैं कि उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ जो स्मॉल एंगल है उसकी वैल्यू क्या है। तो इसकी वाई एक्सिस का एंगल कितना था? 30 डिग्री।
तो यहाँ से इसके दो कंपोनेंट ले लिए 5√3 और 5, तो नेट जो एक्स एक्सिस की तरफ वो 5 है, वाई एक्सिस पे कितना है 5√3। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 5i कैप प्लस 5√3 जे कैप। सेकंड इसका मैग्नीट्यूड निकालना कितना आ जाएगा 10। थर्ड इन दोनों को मैग्नीट्यूड को ऐड करना है 20 और फोर्थ में भी मैग्नीट्यूड बताना है कितना 20। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? जो एक क्वेश्चन होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड ये बताना है आपको, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड ये बताना है 60 डिग्री। ये इसको निकालने के लिए तो आपने फॉर्मूला सुना था r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पूरे का अंडर रूट। इसके निकालने के लिए क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा पूरे का अंडर रूट। बता दो इसमें कितना आंसर आएगा फर्स्ट और सेकंड का, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस, इसको बोलते हैं वेक्टर डिफरेंस, इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड है, तो इसको क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन में वेक्टर डिफरेंस बताओ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर डिफरेंस। इसको क्या बोल देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर डिफरेंस। अगर लैंग्वेज में लिखेगा ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखेगा तो वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर डिफरेंस। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर एडिशन। ये बातें कम करो, आंसर दो फिर। 10√3 और फर्स्ट का क्या जाएगा 10√3, सेकंड का 10। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 और इसका कितना आ जाएगा 10√3। इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, देखो इस फॉर्मूले में पुट करके निकालोगे तो सॉरी उल्टा, फर्स्ट का आंसर आएगा 10√3, इसका आ जाएगा 10√3 और ये आ जाएगा 10। इसको देखो एक दूसरे तरीके से और भी कर सकते हो आप, बिना ये फॉर्मूला लगाए कि आपको ये दे रखा था एक वेक्टर इधर है 10 न्यूटन का और एक वेक्टर इधर था 10 न्यूटन का, ये मान लो ए है और ये बी, ये एंगल दे रखा था 60 डिग्री। ये तो डायरेक्ट आप पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 10√3, फॉर्मूले से भी हमने निकाला था a माइनस बी का। तो इस केस में a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये पूछा किसके आगे माइनस साइन है, b के आगे माइनस साइन है, उसको पलट दो। अब ये इधर है, इसको पलट के क्या आ जाएगा इधर, इसको इधर बना दो। अब ये एंगल 60 था, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब इसको भूल जाओ क्योंकि आपने पलट दिया इसको, ठीक है। अब ये बताओ a और b के बीच एंगल कितना है 120 डिग्री। तो दो वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होते हैं और उनके बीच एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट क्या आता है 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 के इक्वल। इस तरीके से कर सकते हो आप, जिसके आगे माइनस चाहिए इसमें आंसर ये, इसमें चाहिए ऐसे लिख देता b वेक्टर माइनस a वेक्टर, तो भी आंसर 10 ही आता। फिर आप किसको पलट देते a को, इधर पलट दो, ये एंगल कितना 60, ये कितना हो जाता 120, तो रिजल्टेंट कितना आता 10। आगे समझ, जिसके आगे माइनस साइन है उसको क्या कर दो जिस डायरेक्शन में उससे अपोजिट डायरेक्शन में, फिर उन दोनों के बीच क्या देख लो एंगल। एक क्वेश्चन कर दो। टेन और 10 एंगल उनके बीच 90 डिग्री, ए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। इसका भी क्या हो जाएगा, दो वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल है, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला के तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 10√2
इसका आंसर क्या होगा 10√2 और इसका आंसर भी क्या आएगा 10√2। तो यहाँ पे क्योंकि b के आगे माइनस साइन है तो ये मान लो a है और ये क्या है b है, चाहे किसी को भी पलट दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें जिसके आगे माइनस साइन है हम जनरली हम उसी को पलटते, तो b के आगे माइनस साइन है तो इसको पलट दो इधर। अब भी दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 10√2। किसी एक को क्या कर दोगे √2 से मल्टीप्लाई। आगे ये समझ। इसमें अगर दो वेक्टर्स के बीच अगर एंगल 90 डिग्री है तो उस केस में a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल आता है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, एक और करना। इन दोनों के आंसर हो गया 10 और 10√3। इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 और इसका 10√3। इसमें जिसके आगे माइनस साइन है उसको पलट दो, b के आगे ये a है ये b, तो इसको ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब a और b के बीच एंगल है 60 डिग्री, दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है तो क्या हो जाएगा किसी एक को √3 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा 10√3। अगर एंगल जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन a प्लस बी के मैग्नीट्यूड से। अब देखो तीनों ही क्वेश्चन में आपको बात क्या ध्यान रखनी है कि देखो इसमें जब a और b के बीच एंगल जब क्या था लेस देन 90 डिग्री, चाहे इसमें कुछ भी हो 60 30 45 लेस देन क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तो हमेशा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो ग्रेटर देन आएगा a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से। यहाँ पे देख सकते हो कितना आ रहा है 10√3, इसमें कितना आ गया 10। आप 30 डिग्री लेके भी देख लो फिर भी a प्लस बी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन आएगा a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि थीटा जो है थीटा की वैल्यू जनरली कुछ दे देगा और ये दोनों बात पूछ लेगा कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा। तो उस केस में आप देख लो कि थीटा अगर ग्रेटर देन लेस देन 90 डिग्री है तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा ग्रेटर देन a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो इस केस में यानी और इसमें दोनों जब एंगल क्या था दोनों के बीच 90 डिग्री था तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा था किसके a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के। दोनों ही केस में क्या आएगा फिर इक्वल आएगा। अगर एंगल क्या हो थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएगा a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से। और जब थीटा की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 90 डिग्री तो उस केस में क्या होगा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन होगा a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से। यानी कि तीनों बात आपको नोट करनी है कि जब थीटा की वैल्यू अगर लेस देन 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू क्या है अगर लेस देन 90 डिग्री है तो उस केस में क्या होगा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन होगा a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, और जब थीटा की वैल्यू इक्वल टू 90 डिग्री होगी, थीटा की वैल्यू इक्वल टू 90 डिग्री होगी तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होगा a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से। और अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो उस केस में a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा लेस देन होगा a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के। समझ में आ गई ये तीनों बात ध्यान रखनी है। अगर थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के। और थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज लेस देन a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से। समझ में आ गई ये बात। यानी कि वेक्टर डिफरेंस और वेक्टर एडिशन ये पूछ सकता है, दो वेक्टर देके और उनके बीच थीटा देके तो उनका ऑर्डर आपसे पूछ सकता है कि ऑर्डर क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो विदाउट कैलकुलेशन किए। ये देख लो थीटा लेस देन 90 है इक्वल टू 90 है या फिर ग्रेटर देन 90 है। ठीक है, आज की डीपी भी हो जाएगी आपसे।